गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 4th क्लास की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 3 मेरा बचपन, पेज नंबर 14। इसमें हमने सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हमने कर लिया है, उसका हमने पीडीएफ भी आपको सेंड कर दिया है। अब आज मैं आपको पार्ट 3 मेरा बचपन पढ़ाऊंगी। मेरा बचपन जो एक कहानी है जो कि महात्मा गांधी के बचपन से संबंधित है ना। महात्मा गांधी जो थे ना, अपने फादर ऑफ नेशन मतलब राष्ट्रपिता, उनके बारे में ये कहानी है। अब ये देखिए, यहाँ से मैं आपको चैप्टर पढ़ के बताती हूँ। ये उनके जीवन की खुद की घटना और उन्हें अपने बारे में ही बताया है। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य होकर राजकोट गए। जब मेरी उम्र कोई 7 वर्ष की रही होगी, मैं राजकोट में की ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। ये कौन बता रहे हैं? ये महात्मा गांधी बता रहे हैं कि जब उनके पिताजी राजकोट के सदस्य थे तो उनकी उम्र कितनी थी? 7 वर्ष की थी और उन्हें राजकोट भेजा गया, पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया। उस मदरसे के दिन मुझे अच्छी तरह याद है। मास्टरों के नाम धाम भी, मतलब उस समय जो स्कूल था वो, और उसमें जो टीचर मुझे पढ़ाए थे, शिक्षक मुझे पढ़ाए थे, उनका नाम भी मुझे मालूम है या अभी भी याद है। पोरबंदर की भांति ही वहाँ की पढ़ाई के बारे में कुछ विशेष जानने योग्य नहीं है। मतलब मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी। वहाँ के बारे में इतना कुछ जानने लायक नहीं है ना। वहाँ के साधारण जिस तरीके से विद्यार्थी होते हैं, मतलब छात्र होते हैं, उसी तरीके से मैं भी वहाँ का साधारण छात्र था। गांव की पाठशाला से कस्बे की पाठशाला में और वहाँ से हाई स्कूल तक पहुँचने में मेरा 12वां वर्ष बीत गया। मतलब 12 साल की पढ़ाई, मैंने 12 साल तक मैंने वहाँ पे, मैं जब तक 12 साल का हुआ तब तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई की। तब तक मैंने कभी शिक्षकों को धोखा दिया हो ऐसा याद नहीं आता। मतलब इस बीच में मैंने कभी किसी टीचर को धोखा नहीं दिया है ना। तब तक कोई दोस्त बनने का स्मरण है। तब तक मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं बना था, दोस्त भी नहीं बना था। मैं बहुत ही झेपू लड़का था। झेपू लड़का मतलब होता है कि शर्मीला सा लड़का था। पाठशाला में मुझे बस काम से काम रहता था। घंटा बजते ही पहुंच जाना और पाठशाला बंद होते ही घर भागना, है ना। जैसे ही घंटी बजती थी वैसे ही मैं स्कूल पहुंच जाता था, और जैसे घंटी बजती थी छुट्टी की तो मैं स्कूल से घर वापस आ जाता था। भागना शब्द मैं जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ। भागना क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्योंकि मैं स्कूल में, इसका कारण यह है कि मुझे किसी से बात करना की रुचि नहीं थी। मतलब बातें करने में रुचि नहीं रहता था। मतलब मैं किसी से बात करना मुझे पसंद नहीं था। कोई मेरा मजाक ना उड़ाए या डर से भी बना रहता था। मतलब कोई भी मेरा मजाक ना उड़ाए, ये डर मुझे हमेशा बना रहता था, है ना। फिर है नेक्स्ट पेज। हाई स्कूल से पहले ही साल की परीक्षा काल की एक घटना उल्लेखनीय है। जब मैं हाई स्कूल पहुंचा, वहाँ पे एक घटना हुई जिसका सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है, जिसमें शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स स्कूल के मुआयने के लिए आए थे, है ना। कौन आया था? जाइल्स स्कूल के, मतलब जब मैं जहाँ पे पढ़ता था वहाँ पे एक शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर आए थे मुआयने पे, मतलब देखने आए थे। उन्होंने पहले दर्जे के लड़कों को 5 शब्द लिखवाए। उन्होंने जो बच्चे बैठे थे आगे, उनको क्या लिखवाया? 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द मैंने गलत लिखा। उसमें से एक शब्द कैसा था वो मैंने गलत लिखा, है ना। बाकी 4 सही लिखे। मास्टर ने मुझे अपने बूट की नोक से चिताया, पर मैं क्यों चेतने लगा। मतलब उन्होंने अपने पैरों के बूट से मुझे हिलाकर बोला कि मैं यह सोच भी ना सका कि
मास्टर मुझे दूसरे लड़के की स्लेट देखकर हिज्जे दुरुस्त कर लेने का इशारा कर रहा है। क्या कहना चाह रहे थे वो मास्टर? क्या उनको मतलब महात्मा गांधी को इशारा करके क्या बताना चाह रहे थे कि उस लड़के की नकल तुम करके देखो, उसका सही है, मतलब तुम्हारा गलत है, तुम उसका नकल कर सकते हो। देखो, मैंने तो यह मान रखा था कि मास्टर वहाँ इसके लिए तैनात किए हैं कि हम एक दूसरे की नकल ना कर सके। मतलब मैंने ये सोचा था कि मास्टर वहाँ पे क्यों आए, जो शिक्षक है वो क्यों आए हैं, क्योंकि हम किसी की नकल ना कर सकें। पर सब लड़कों की पांचों शब्द सही निकले हैं। अकेला मैं बेवकूफ़ बना, जो मतलब सबके सही थे पांचों शब्द, मगर मेरा एक गलत निकला। मेरी मूर्खता मास्टर ने मुझे बाद में बताई, मतलब जो मेरे खुद के जो टीचर थे उन्होंने मुझे बाद में बताया पर मैंने वहाँ पे क्या गलत किया। पर मेरे मन पर उसका कोई असर ना हुआ। मुझे दूसरे लड़कों की नकल करना कभी ना आया, क्योंकि मैं कभी नकल करना मुझे नहीं सीखा। इतने पर भी मास्टर के प्रति मेरा आदर कभी घटा नहीं, मतलब उन्होंने मुझे नकल करने के लिए बोला, फिर भी मेरा आदर करना उनके प्रति घटा नहीं। बड़ों के दोष ना देने का गुण मुझ में स्वाभाविक था। इन मास्टरों के अन्य दोष भी मुझे बहुत बाद में मालूम हुआ, फिर भी उनके प्रति मेरा आदर ज्यों का त्यों बना रहा। मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, है ना। मतलब मुझे ये था कि सिर्फ बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, वो है ना, जो वे कहे वह करना चाहिए, जो वे करे वह काजी मुझे नहीं बनना चाहिए। मतलब जो वो कहे सिर्फ मुझे वही काम करना चाहिए, बाकी मुझे ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से उनको सब चीज़ बताएं, मतलब उनकी बातों के बीच में दखल अंदाज करें कि हाँ नहीं आप गलत हो हम सही हैं, ऐसा मुझे नहीं करना था, उनकी बात को मानना था। इसी समय के दो और प्रसंग सदा मुझे याद रहते हैं। उसी समय के दो और प्रसंग मुझे याद हैं। मुझे साधारणतः स्कूली किताबों के सिवा और कुछ पढ़ने का शौक नहीं था। सबक पूरा करना चाहिए क्योंकि डांट सही नहीं जाती थी। मतलब उस समय में क्या था, मुझे पहला सबक क्या था कि मुझे सबक पूरा करना चाहिए था, क्योंकि उस समय मुझे डांट सही नहीं लगती थी। मास्टर को धोखा देना नहीं था, इसलिए पाठ पढ़ता था, पर मन अलसाता था। इससे सबक अक्सर कच्चा रह जाता था। मतलब मेरा पाठ पढ़ने में मन नहीं लगता था, इसलिए मेरा मन इतना मतलब ज़्यादा मैं समझ नहीं पाता था पाठों को। उस दशा में और कोई चीज़ पढ़ने की कहाँ सूझती, पर पिताजी की खरीदी हुई एक पुस्तक पर मेरी नज़र पड़ी, है ना। जो मेरे पिताजी ने एक पुस्तक खरीद रखी थी उस पर मेरी नज़र पड़ी। वह भी श्रवण पितृ भक्ति नाटक, है ना। श्रवण को आप सभी जानते हैं। श्रवण कौन थे? जो ऐसे पुत्र थे, जो श्रवण इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि उन्होंने ऐसे पुत्र थे वो जिन्होंने अपने अंधे माता पिता को अपने कांधे पे मतलब डली में बिठाकर उन्हें कंधे पे रखकर उन्हें पूरे उसकी चारों धाम की यात्रा करवाई थी। तो ये नाटक की एक बुक रखी हुई थी, तो मैंने उसे पढ़ा। मतलब ये घटना मेरे जीवन की सबसे बड़ी मेरे जीवन में सबसे बड़ी एक वो थी, मुझे सीख देने वाली थी। उसे पढ़ने की इच्छा हुई और मैं उसे बड़े चाव से पढ़ गया। उन दिनों काठ के बक्से में शीशे के चित्र दिखाने वाले भी दरवाजे फिरा करते थे। उनसे मैंने श्रवण के अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर यात्रा की जाने का चित्र भी देखा। दोनों चित्रों का मुझ पर गहरा असर पड़ा। मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए, यह भाव मन में बैठाने लगा। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप आज भी याद है। जब श्रवण की मृत्यु हो गई थी तो उस समय उन्होंने जिस तरीके मतलब श्रवण जो थे वो इनके अपने माता पिता के लिए पानी लेने गए थे, और उस समय में राजा दशरथ जी ने उनकी मतलब बाढ़ से उनकी मृत्यु कर दी थी। तो जिस वजह से उनका विलाप मतलब उन अंधे माँ बाप जिस तरीके से रोए थे वो देखकर विलाप करते करते मर गए थे। यह मुझे बहुत ही बुरा लगा, मुझे देखकर ये चीज। इस ललित छंद को मैंने बजाना भी सीख लिया। मतलब ये जो छंद था, ये म्यूजिक मतलब मुझे बजाना मैंने सीख लिया था। मुझे बाजा सीखने का शौक था और पिताजी ने एक बाजा दिला भी दिया था।
मुझे मतलब बाजा बजाने का शौक था और मुझे पिताजी ने दिलवा दिया। इस बीच कोई नाटक कंपनी आई, मुझे उसका नाटक देखने की इजाजत मिली। उस समय क्या हुआ, दूसरी घटना क्या हुई, एक वहाँ पे नाटक कंपनी आई, उस समय में मुझे नाटक देखने की इजाजत मिल गई। उसमें हरिश्चंद्र की कथा थी। हरिश्चंद्र कौन थे? हरिश्चंद्र थे जो एक ऐसे राजा जो कि हमेशा सत्य बोलते थे, वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे। या उन्होंने सत्य के मार्ग पे चलने के लिए उन्होंने अपनी बीवी बच्चे सभी को मतलब अपना पूरा राजपाट सब त्याग दिया था। उनकी बीवी को वहाँ पे मतलब दूसरी जगह बीवी और बच्चों को बेचना पड़ गया था और वह खुद एक शमशान में जाकर वहाँ पे लाशों के जलाने के पैसे लिया करते थे। और जब उनके बच्चे की मृत्यु हो गई थी तो उनकी बीवी जब उनके बच्चे की लाश को जब लेके आई थी जलाने के लिए, तो उन्होंने उस बच्चे का भी मोल खुद से मतलब अपनी बीवी से लिया था, तभी उन्होंने अपने बच्चे के लाश को जलाने का वो किया था। तो यह नाटक देखने से मेरी तृप्ति ही ना होती थी, उसे बार बार देखने को जी करता था, पर बार बार कौन जाने देता। किंतु मन में इस नाटक के सैकड़ों बार दोहराया होगा। हरिश्चंद्र के सपने आया करते, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं हो जाते, यह धुन रहती है ना। मतलब हमेशा मैं यही सोचता था कि सभी सत्यवादी क्यों नहीं हो जाते। हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्ति पड़ी थी वैसी विपत्ति को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। मतलब सबको सत्य ही बोलना चाहिए। मैंने तो मान लिया था कि नाटक में लिखी विपत्ति हरिश्चंद्र पर अवश्य पड़ी होगी। हरिश्चंद्र का दुख देखकर उसे याद कर मैं खूब रोया। आज मैं समझ गया हूँ कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, फिर भी मेरे मन में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित है। मेरा ख्याल है कि आज इन नाटकों को पढ़ूं तो आज भी मेरे मन आंखों में आंसू आ जाएंगे। मतलब ये दो घटना जो थी वो मेरे मन में आज भी समाई हुई है। ठीक है बच्चों, ये कहानी मैंने आपको पढ़ के सुनाई। ये महात्मा गांधी के बचपन की कहानी थी, जो उनके जीवन में उन्होंने जो भी घटना घटी थी उसके बारे में, बचपन के जीवन में जो घटना घटी थी उसके बारे में उन्होंने बताया था आपको। अब आपको ये कहानी मतलब जो आप जब अपनी कॉपी में लिखोगे तो सबसे पहले आपको शब्द ज्ञान मतलब शब्दार्थ लिखना है। यहाँ पे जितना शब्दार्थ दिया गया है वो आपको आपकी कॉपी में लिखना है और उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर और ये एक्सरसाइज जो भी है वो आपको मैं PDF सेंड करूंगी और आपको इसको आपकी कॉपी कंप्लीट करना है। थैंक यू।